मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। हम लोग आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतरी के लिए पुनः उसी कार्यक्रम को आगे संचालित कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीजों पर अध्ययन किया था, तो आज हम लोग चौथी सीरीज पर कार्य करेंगे। उस पर देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से एक दिवसीय परीक्षाओं में बेहतर किया जा सकता है। तो देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता। तो यहां पर देखेंगे तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके संबंध में राष्ट्रपति हिंदुस्तान का निर्वाचित होता है। उसके निर्वाचन में भाग लेने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। यहां पूछ रहा कौन भाग नहीं लेता है, तो आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत नहीं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं, मनोनीत नहीं। अब यहां पर डी ऑप्शन दिया गया है, विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित सदस्य या किसी प्रकार के सदस्य शामिल नहीं होते। एक बात और ध्यान रखनी है कि जब यहां बात ही कर रहे हैं कौन भाग नहीं लेता, तो यहां ध्यान रखना है मनोनीत, नॉमिनेट, ये जो नाम निर्दिष्ट सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते और विधान परिषदों के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? संसद को कब सौंप सकते हैं? कौन से विधायी, कानूनी अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। तो भारत के राष्ट्रपति, अब यहां पर ध्यान रखना कौन सौंपता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा, अब अनुच्छेद पूछा गया, कौन सा अनुच्छेद? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संसद को विधायी अधिकार और किसके? राज्यों के विधायी अधिकार, क्योंकि राज्यों के विधायी अधिकार का प्रावधान राज्य विधानमंडल को दिया गया। तो एक विशेष परिस्थिति होती है जब आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को यह पावर प्राप्त हो जाती है कि वो राज्य के विधायी अधिकारों को संसद को सौंप दे। ये यहां पर आप भी ऑप्शन ध्यान रखेंगे। भारत में सैन्य बलों का कमांडर होता है, इसको ऐसे कह सकते हैं कि भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यहां ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। लेकिन अब वर्तमान समय की स्थिति देखेंगे तो थल सेना, जल सेना और वायुसेना के ऊपर भी एक बॉडी नियुक्त की गई है जिसे सीडीएस कहते हैं। लेकिन सीडीएस के ऊपर अगर बात करें भारत में सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर, तो सर्वोच्च कमांडर, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगले प्रश्न पर चल करके देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारिणी शक्ति निहित है। तो संघ की कार्यकारिणी शक्ति किसमें निहित होती? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के तहत संघ की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, बशर्ते कि ये जो कार्यपालिका शक्ति होती है ये औपचारिक शक्ति होती है, ना कि वास्तविक शक्ति। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है औपचारिक शक्ति ही प्राप्त होती है, वास्तविक शक्ति नहीं। अगर वास्तविक शक्ति के संबंध में पूछता तो किसके संबंध में आता? प्रधानमंत्री के संबंध में। अगले प्रावधान पर, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं होता है ये अगर पूछा जाए तो यहां पर देखेंगे उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो यहां पर जो बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही होगा। राज्यों के मुख्यमंत्री संघ की कार्यकारिणी में, राज्य की कार्यकारिणी होती तो राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते। यहां संघ या केंद्र की कार्यकारिणी की बात कर रहा है तो राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक रिक्तता के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन काम करता है? तो एक प्रश्न और बनता है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो उस समय भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन देखता है? तो वहां पर ध्यान रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सीजेआई, वही इस पद को संभालते हैं। अगले बिंदु पर देखेंगे, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने बात किया था इस पर, डी ऑप्शन डीपीएसपी। अगर हम लोग डीपीएसपी की बात करें, अर्थात ये प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें राज्य क्या करे? नीतियों का निर्माण करते समय अपने ध्यान में रखे ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा हित हो सके, क्योंकि राज्यों को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में प्रावधानित किया गया है, कल्याणकारी राज्य माना गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार, राष्ट्रपति को जो सूचना का अधिकार दिया गया है उस संबंध में अगर हम लोग बात करें, उस संबंध में देखें तो राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री के माध्यम से जितना भी कार्य मंत्रिमंडल करती है उसकी सूचना मांगने का अधिकार आर्टिकल 78 के तहत प्रावधानित किया गया है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 78, ये सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न पर हम लोग अगर देखें कि क्या प्रावधान क्या पूछा गया है, तो वहां पर देखें भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग, इसको इंपीचमेंट कहते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट या महाभियोग जो लगाया जाता है उसके संबंध में अगर चर्चा करें तो आर्टिकल 61 ध्यान रखेंगे, 61। अब महाभियोग की प्रक्रिया या इंपीचमेंट कैसी प्रक्रिया है, तो एक प्रश्न और आपसे कठिन पूछा जा सकता है, यह कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यह प्रक्रिया कैसी होती है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर हम लोग चल करके देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें शुरू की जाती है। अब यह पूछ रहा है कि सदन में शुरू की महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट की प्रक्रिया राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में नहीं, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं, लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य विधानसभा में। तो यहां पर देखेंगे तो इंपीचमेंट की जो प्रक्रिया होती है संसद के किसी भी सदन से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, बशर्ते कि उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा। और जो प्रस्ताव लाया जाएगा फिर वो प्रस्ताव 2/3 सदस्यों से पारित किया जाएगा और पारित होने के पश्चात दूसरे सदन जाता है। दूसरा सदन भी जांच करने के पश्चात अगर 2/3 बहुमत से उसे पारित कर देता है तब राष्ट्रपति अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन आज तक इस प्रक्रिया की जरूरत हमारे देश में नहीं हुई। अगले बिंदु पर चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम। तो यहां पर ध्यान रखना है, जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं और दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति पद पर बनते हैं। तो जाकिर हुसैन को ध्यान रखना है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब उसके बाद अगले बिंदु पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा? अगला प्रश्न पूछा जा रहा, निम्नलिखित नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो नीलम संजीवा रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ज्ञानी जैल सिंह। कौन बना? ज्ञानी जैल सिंह उनके बाद राष्ट्रपति बने। अगला, राष्ट्रपति निलयम, राष्ट्रपति न्यायालय, राष्ट्रपति स्थल कहां पर है। तो अब ज्यादातर लोग इसको बिना पढ़े नई दिल्ली ही टिक करेंगे, तो ध्यान रखना है नई दिल्ली नहीं, ये हैदराबाद में। और हैदराबाद में भी अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है यहां शहर का नाम न दे करके आपसे प्रदेश का नाम पूछता, तो प्रदेश का नाम पूछे तो पहले के पुस्तकों में आंध्र प्रदेश लिखा होगा। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? तेलंगाना। क्या ध्यान रखना है? तेलंगाना, क्योंकि अब हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम राष्ट्रपति स्थल है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1860 में इसकी स्थापना की गई थी। और डीप में कुछ जानना चाहें तो यहां राष्ट्रपति एक बार वर्ष में जाना जरूरी होता है, एक बार राष्ट्रपति हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में पहुंचते हैं। अगले बिंदु पर चलेंगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अब ये पूछ रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तो क्या थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति, ये सही है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, ये भी सही है। अब यहां पर देखेंगे तो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल कब से कब तक है। तो अगर राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल हम लोग देखें तो उनका कार्यकाल जो राष्ट्रपति के रूप में है और उपराष्ट्रपति के रूप में है, तो यहां पर पहले वो क्या बन रहे हैं? उपराष्ट्रपति। तो उनका कार्यकाल 1962 से 67 तक है, 62 से 67 तक। और यहीं पर ध्यान रखें 67 से 69 तक, ये 67 से 69 तक ये किस पर रहते हैं? तीसरे राष्ट्रपति के रूप में। तो पहले 62 से 67 उपराष्ट्रपति और फिर 67 से 69 क्या रहते हैं? ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो 66 को देखेंगे तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, लोकसभा के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। नामित नहीं होता है, उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है।
क्या होता है? निर्वाचित। एक बात स्पष्ट, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन वैसे उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। बशर्ते अंतर यह होता है कि इसमें बी ऑप्शन ध्यान रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। अब यहां पर ध्यान रखेंगे दोनों सदनों के सदस्य कौन से होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्टेड और एक नॉमिनेटेड, अर्थात निर्वाचित सदस्य, और दूसरे कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ यहां पर मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन से सदस्य शामिल होते हैं? मनोनीत। उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह विशेष बात है कि इसमें नॉमिनेटेड या नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। और यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होते। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है, अर्थात उसे पद से कौन हटा सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा दोनों कह रहा, फिर उसके बाद निर्वाचन आयोग। तो यहां पर कौन उपराष्ट्रपति को उसके पद से निर्वाचित कर सकता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा एक उसके पदमुक्त के संबंध में प्रावधान लाता है, जिसे लोकसभा की सहमति मिल जाए तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकता है। आगे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यह पूछा गया। पदेन का मतलब कौन ऐसा होता है जो पद पर रहता है, तो एक ऐसा व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहता है और राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब वो राज्यसभा का सभापतित्व भी करता है। अब यहां पदेन का तात्पर्य क्या है, तो पदेन का तात्पर्य यह है कि जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेगा तब तक वो राज्यसभा का सभापतित्व भी करेगा, उसी प्रकार जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आगे, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को अब पूछ रहा कि सलाह पर नियुक्त किया जाता है, तो किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ये ऑप्शन ध्यान रखेंगे, दूसरे पे केवल और केवल क्रम अंतर किया गया है, पहले पे ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। अगले प्रश्न पर हम लोग अगर चले तो अगला प्रश्न क्या है, भारत में मंत्रिमंडल का नेता होता है। अब मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है, तो यहां ध्यान रखेंगे भारत में जो वास्तविक पावर दी गई, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास है, और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेता होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, मंत्रिमंडल का हृदय होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, अगुवा होता है, वही मंत्रिमंडल का लीडर होता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री के संबंध। निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, तो यहां पर आप सबको मालूम होगा जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। आगे अगला प्रश्न, निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंह। ये निम्न में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बिना बने भारत का प्रधानमंत्री बना, तो चौधरी चरण सिंह के साथ ऐसा था कि वो मंत्रिमंडल के सदस्य बिना बने भारत के प्रधानमंत्री बने। अगले प्रश्न में, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन, यहां पर ध्यान रखेंगे संसद के संगठन से संबंधित है, तो यहां आर्टिकल 79 अर्थात अनुच्छेद 79 के तहत संसद के संबंध में प्रावधान किया गया कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसको शार्ट में ध्यान रख सकते हैं PRL, अर्थात प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों से मिलकर के, और इसके बराबर पैरेलल में चाहे तो आर्टिकल 79। ये 79 के तहत क्या है, इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अगले प्रश्न पर हम लोग चले तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद का। अगला, जवाहरलाल नेहरू 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन बना, तो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे गुलजारी लाल नंदा का नाम आता है। किसका नाम आता है? गुलजारी लाल नंदा का। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? गुलजारी लाल नंदा बने। आगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है। अब यहां सर्वोच्चता के शिखर धर्म, सर्वोच्च न्यायालय, संसद और संविधान। अब देखिएगा, यहां पर अगर जनता ऑप्शन में होता, पीपुल लिखा होता या हम भारत के लोग लिखा होता, तो वो ऑप्शन सही होता, क्योंकि भारत में सर्वोच्च सत्ता, संप्रभुता, सवर्निटी किसके पास है? भारतीय लोगों के पास। लेकिन यहां पर जनता ऑप्शन में है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जनता के लिए क्या बना है? संविधान। संविधान के आधार पर ही संसद और सर्वोच्च न्यायालय कार्य करते हैं, तो यहां पर सर्वोच्चता के शिखर पर कौन है? संविधान, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।